आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां कर करके सीखें, इसलिए दूसरों की गलती से सीख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आज मैं लेके आया हूं वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर स्नैपडील पर एक केस स्टडी, जिससे आपको ई कॉमर्स बिजनेस में किए जाने वाले सारी गलतियों के बारे में बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। स्नैपडील 2015-16 में 25% मार्केट शेयर के साथ सेकंड सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी थी। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट उन कंपनीज में से है जिन्होंने इंडिया में ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया। आपको वो समय याद है जब इंडिया में नई नई ई कॉमर्स कंपनीज आई थी और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सबसे ज्यादा फेमस थे। लेकिन 2016 के बाद स्नैपडील की मार्केट शेयर 25% से 4% पर आ गई। जिस स्टार्टअप ने 14,000 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई थी उसका टर्नओवर आज 510 करोड़ है। ज्यादा लग रहा है? फ्लिपकार्ट की टर्नओवर 43,000 करोड़ है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए। फिर भी इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग केस स्टडीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छे शॉर्ट्स चाहिए तो हमारे 2 चैनल्स है, दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, एक ई कॉमर्स कंपनी को चलाने के लिए 4 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। पहली है सेलर्स, दूसरी है कस्टमर्स, तीसरी है प्रोडक्ट एंड सर्विस, और चौथी है द कंपनी इटसेल्फ, यानी कि कंपनी में जो लोग हैं वो। अगर आप इस केस स्टडी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्नैपडील की चारों पिलर्स गिर चुकी थी। यहाँ से ध्यान से समझिएगा। पहले आते हैं सेलर्स पर। एक टाइम था जब सेलर्स बहुत खुश थे स्नैपडील से। हर दिन ज्यादा ऑर्डर्स आ रही थी, पैसे भी टाइम पे मिल रहे थे। बाकी कंपनी जहाँ 21 दिन में पैसे दे रही थी, वहीं स्नैपडील 7 दिनों में ही दे रही थी। पॉलिसीज अच्छे थे, मैनेजमेंट अच्छी थी, लेकिन कुछ समय बाद ये सब कुछ बदलने लगा। इस पूरे कहानी को समझते हैं एक कोरा यूजर कुश अग्रवाल, जो कि सेलर थे स्नैपडील में, उनके एक ब्लॉग से। इनके ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। इन्होंने स्नैपडील ज्वाइन किया 2013 में और 2 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। हर दिन इनको 1000 से ज्यादा B2C ऑर्डर्स आ रहे थे। लेकिन 2014 के बाद स्नैपडील में यूजलेस पॉलिसी चेंजेस होने लगे, और वो भी बार बार। जैसे नवंबर 2014 में इनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि इन्होंने 20,000 में से 17 ऑर्डर्स को गलत शिप कर दिया था। 0.08% ह्यूमन एरर नॉमिनल है। और जब ये अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवाने के लिए गए तो स्नैपडील वालों को पता ही नहीं था कि इस पर डिसीजन कौन लेगा। ये भी नहीं पता था कि किसने पॉलिसी बनाया है। बहुत मशक्कत करने के बाद इनके अकाउंट को अनब्लॉक तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। अब स्नैपडील ने कहा कि सारे सेलर्स को अपने वेयरहाउसेस को बंद करके अपने प्रोडक्ट्स को हमारे फुलफिलमेंट सेंटर्स में भेजना होगा। जाहिर सी बात है, जब सेलर्स ने इतने बड़े बड़े वेयरहाउसेस बनाए थे वो क्यों भेजे। लेकिन स्नैपडील भी कहां मानने वाली थी। उन्होंने 5 ऑर्डर्स का लिमिट लगा दिया ड्रॉप शिपिंग पर, मतलब डायरेक्ट रिटेलर से कस्टमर तक सिर्फ 5 ऑर्डर हर दिन। मजबूरी में सारे सेलर्स ने स्नैपडील के पास अपने गुड्स को भेज दिया, लेकिन इनके वेयरहाउसेस में जगह ही नहीं थी इतने सारे सेलर्स के गुड्स को रखने के लिए। स्नैपडील की एल्गोरिथम इतनी खराब थी कि उसके कारण वहां पर बेमतलब के आइटम्स भर गए। अब कुछ दिन बाद स्नैपडील ने फिर से पॉलिसी चेंज करते हुए कहा कि 499 रुपीज आपको पे करना होगा वेयरहाउस को यूज करने के लिए। अगर चार्ज नहीं देना है तो आप सामान वापस लेके जा सकते हैं। लेकिन गुड्स रिटर्न करने के समय पता चला कि बहुत से आइटम्स गायब थे, मतलब वहां पर चोरी हो रही थी, जिसमें मैनेजर्स भी इन्वॉल्व थे। सेलर्स ने सारे इश्यूज के लिए सीईओ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अगर समरी में देखें तो स्नैपडील ने यूजलेस पॉलिसी चेंजेस किए बिना कुछ सोचे समझे। इनकी डिसाइडिंग अथॉरिटी का कोई एसओपी नहीं था कि किसी इशू को कैसे सॉल्व किया जाए। सारे डिसीजन सिर्फ 2 सीईओज लेते थे बिना किसी सीनियर एम्प्लॉय के एडवाइस के। सेलर्स कट। दूसरी पिलर है कस्टमर। आपको याद होगा स्नैपडील से मंगाए हुए फोन में ब्रिक्स निकल रही थी, प्रोडक्ट्स खराब आ रहे थे, वापस भी नहीं हो रहे थे, डिलीवरी में डिलेज हो रही थी। ये सब चीज भी ऑब्वियसली वर्स मैनेजमेंट के कारण हो रही थी। किसी एम्प्लॉय को उनका काम स्पेसिफाई नहीं किया गया था। जो फ्रॉड सेलर्स होते हैं वो आसानी से इसका फायदा उठा रहे थे क्योंकि इनका कोई प्रोसीजर नहीं था पार्सल्स को चेक करने का। और सेलर्स को बोलते भी क्या, अच्छे सेलर्स तो छोड़ के जा चुके थे, और ये सारे सेलर्स आग में घी डालने का काम कर रहे थे। अब जब कंपनी के अंदर की हालत ऐसी है तो कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे कस्टमर्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर शिफ्ट होने लगे, और ये चीज आप बखूबी इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। कस्टमर कट। तीसरी पिलर है प्रोडक्ट एंड द सर्विस। स्नैपडील को खुद नहीं पता था कि वो क्या है। शुरू में स्नैपडील एक डेली डील्स प्लेटफॉर्म थी जहां पर कस्टमर्स को हर दिन अच्छे ऑफर्स मिलते थे। उसके बाद इन्होंने कॉपी किया फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गए। फिर स्नैपडील मार्केट प्लेस बन गई जहां सेलर्स अपने गुड्स को बेच सकते हैं। फाउंडर्स के गोल्स और विजन्स कभी भी क्लियर नहीं थे। एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में हर बिजनेस की एक यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। कस्टमर्स आपके पास क्यों आएंगे दूसरों को छोड़कर। अगर मैं आपको पूछूं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में क्या क्या अलग है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। फ्लिपकार्ट फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में फोकस करती है, अमेजॉन प्राइम और पेंट्री पर फोकस करती है। अमेजॉन अपने प्राइम सर्विस में 1 डे डिलीवरी के साथ वीडियो प्लेटफॉर्म भी देती है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन समय समय पर मोबाइल ब्रांड्स के साथ कोलैब करते रहते हैं। लेकिन स्नैपडील इन सब चीजों को करने में फेल हो गई। स्नैपडील की कोई यूएसपी बची ही नहीं। एक और स्ट्रेटेजी यूज हो रही थी उस समय, जो है एक्विजिशन। फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था,
फ्लिपकार्ट ने जबोंग और मिंत्रा को। ऐसे ही बहुत से कंपनीज अपने इकोसिस्टम्स को बना रहे थे। स्नैपडील ने भी यही करने की सोची, कर सकते थे, बहुत अच्छी बात थी। तो इसके लिए स्नैपडील ने एक्वायर किया फ्रीचार्ज को $400 मिलियन में। लेकिन इनकी मैनेजमेंट इतनी खराब थी कि फ्रीचार्ज को ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और सिर्फ फ्रीचार्ज ही नहीं, स्नैपडील ने इन सारी कंपनीज को एक्वायर किया था। 6 सालों में किसी को भी सक्सेसफुली रन नहीं कर पाए, क्योंकि एक भी बिजनेस इनसे रिलेटेड थी ही नहीं। डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम ने रफ्तार पकड़ी, फ्रीचार्ज भी पकड़ सकती थी, लेकिन इनके लीडर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए अभी, और वो समय भी बीत गया। और बाद में जाके इन्होंने फ्रीचार्ज को $60 मिलियन पे बेच दिया एक्सिस बैंक को, करीब 85% डिस्काउंट। फ्रीचार्ज इनकी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी। फोर्थ पिलर है लीडरशिप एंड द एम्प्लॉय। मुझे लगता है इतना सब कुछ होने का कारण यही पिलर है। सबसे पहले तो यही गिरी थी। जैसा कि मैंने कहा था, स्नैपडील में जितनी भी डिसीजन मेकिंग थी वो 2 सीईओज में कॉन्सेंट्रेटेड थी, और ये चीज किसी सीनियर एम्प्लॉय को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए धीरे धीरे करके सीनियर मैनेजमेंट ने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी के ओनर्स ने हर समय अपने गोल्स को बदला, नई चीजों को इंप्लीमेंट करने का सोचा, लेकिन पुरानी चीजों को भूल गए। स्नैपडील एक स्टार्टअप थी, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, इसलिए एम्प्लॉयज भी बजट में रखने जरूरी थे। लेकिन इन्होंने IIM और IIT से एम्प्लॉय को हायर किया, जिसके कारण इनका एम्प्लॉय का बजट भी बढ़ गया। ऑलरेडी कंपनी बहुत लॉसेस में थी और लॉसेस बढ़ाने वाला काम किया। उन्होंने एम्प्लॉयज को बड़े बड़े टारगेट्स तो दिए, लेकिन कभी भी अकाउंटेबल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी स्नैपडील हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के लॉसेस में थी, लेकिन दोनों सीईओ 45 करोड़ की सैलरी उठा रहे थे। दैट्स अ ह्यूज नंबर। अगर समरी समझे तो यूजलेस पॉलिसी changes, bad customer experience, no clear vision and goals, no USP or copying other companies, not involving employees in decision making, wasting hundreds of crores in useless acquisitions, no budget and accountability, and no focus on profits. इन सब चीजों के कारण स्नैपडील पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन इस समय तक स्नैपडील को सबसे बड़ा शॉक नहीं लगा था। इनकी फंडिंग तो रेगुलरली आ ही रही थी, लेकिन सबसे बड़ा शॉक लगा निकेश अरोड़ा, जो सॉफ्टबैंक में काम कर रहे थे, उनके रिजाइन करने के बाद। निकेश अरोड़ा स्नैपडील के फंड मैनेजर थे, और रिसेंटली स्नैपडील ने 2000 करोड़ रुपए अपने रीब्रांडिंग और दिवाली सेल्स पर खर्च कर दिए थे। इसलिए कंपनी में कैश शॉर्टेजेस हो गई और अब फंडिंग भी बंद हो गई। अब स्नैपडील ने सोचा कि हम खुद को पेटीएम या फ्लिपकार्ट को बेच देते हैं $1 बिलियन में, मतलब 50% कम में। लेकिन ये चीज इनके बाकी इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये भी चीज फेल हो गई, और आज तक स्नैपडील अपने इन्वेस्टर्स के उम्मीदों को जिंदा रखे हुए है। आपको क्या लगता है, किसी बड़े इन्वेस्टर को स्नैपडील को खरीद के रिवाइव करना चाहिए या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? अपनी राय बताइए कमेंट्स में। अगर आपको इस वीडियो के रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जाके पढ़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारे और 2 चैनल्स हैं जिसमें अमेजिंग शॉर्ट वीडियोस आते रहते हैं हर दिन, तो इसलिए उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।